ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 6 युवा केंद्रित विकास। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। किसी भी देश की तरक्की का आधार होती है उसकी युवा पीढ़ी। उनकी उपलब्धियों में ही निहित होता है राष्ट्र का सर्वांगीण विकास। युवा ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत की बात करें तो इसका एक विशेष स्थान है, क्योंकि इसकी 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये एक युवा राष्ट्र है। ये संभावनाओं को संभव बनाने का देश है। पूरे विश्व में बजने लगा है अपने भारत का डंका। यूक्रेन में कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। वर्ष 2014 में देश की सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया। पिछले 8 वर्षों से भारत के भविष्य की नींव युवा पीढ़ी को मजबूत किया जा रहा है। पुद्दुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत युवा है, क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है और भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास 2 असीम शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती। आज भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य दिखाई देता है और भारत के इस भविष्य का, दुनिया के भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। देश के युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। योजना की शुरुआत से इस वर्ष अप्रैल तक 1 करोड़ 35 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया है और 1 करोड़ 8 लाख से अधिक युवाओं के कौशल का प्रमाणन हो चुका है। इनमें से 56% युवा रोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बने हैं। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI की संख्या 2014 में जहां 11,847 थी, वहीं 2021 में ये बढ़कर 15,690 तक पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला के दीपक कुमार के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का जरिया बना है कौशल प्रशिक्षण। मैं बेरोजगार था और नौकरी की तलाश कर रहा था। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र शिमला को ज्वाइन करने के बाद मैंने डोमेस्टिक डेटा एंट्री का कोर्स 4 महीने के बाद पूरा किया, जिसके बाद मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ावा हुआ। हमारे ट्रेनिंग पार्टनर ने मुझे जॉब दिलवाई, जिसमें 10,000 रुपए प्रति महीना मेरी प्रारंभिक सैलरी थी। लगातार 4 वर्षों तक काम करते हुए आज मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट पर काम कर रहा हूं और मैं 25 से 30,000 रुपए महीना कमाता हूं। असम के गुवाहाटी की जुलिमा डेका ने स्किल इंडिया से ट्रेनिंग लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक मिसाल कायम की है। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, एडवेंचर माउंटेनियरिंग का कोर्स किया मैंने। उसके बाद मैंने ये कौशल विकास का जो ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैंने एडवेंचर का स्टार्टअप मैंने शुरू करी। पहले तो जुलिमा डेका कौन है वो तो लोगों को पता नहीं था। अभी असम में जुलिमा डेका को लोग पहचानते हैं। जैसे कि अभी मेरे अंदर विंटर सीजन में 30 के करीब लड़का काम करते हैं। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि एक दिन में दूसरे के अंदर काम करना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे अंदर लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के उन्नयन के साथ स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की। इसे 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लाया गया है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल
शिक्षा को और अधिक समग्र और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। इसके तहत वर्ष 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मानना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा और इसका लक्ष्य भारत को दुनिया के सबसे बड़े कुशल कार्यबल में बदलना है। हम अपने युवाओं को उद्यमशीलता की भावना पैदा करके नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने के लिए सशक्त बना रहे हैं। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज के 5 से 15 वर्ष की आयु के उन बच्चों को तैयार करेगी जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो वैज्ञानिक विचार, आलोचनात्मक सोच और मानवतावाद पर आधारित एक वैश्विक समुदाय का निर्माण करेंगे। पिछले 8 वर्षों में शिक्षण संस्थाओं के विस्तार के बारे में बात की जाए तो वर्ष 2014 तक जहां कुल 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान थे, वहीं इनकी संख्या 2021 में बढ़कर 23 हो गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई है। विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 2013-14 में इनकी संख्या 723 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 1043 पहुंच गई है। वर्ष 2013-14 में जहां शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल खर्च 3,37,000 करोड़ रुपया था, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 6,97,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बैनर्जी बताते हैं, In the last few years, we have extended the IIT and IIM infrastructure. The aim of the government is to increase the reach of higher education. In IIT Delhi, we are also leading for the government. The Unnat Bharat Abhiyan is a scheme so that our young students can actually work in the villages. So we have agreements with thousands of villages where students identify problems, look at technologies and solutions for the villages. IIM कलकत्ता में MBA की पढ़ाई कर रही रीति जायसवाल का मानना है, Continuous expansion of higher educational institutes like IITs, IIMs and AIIMS has greatly impacted the education system of the country. It has opened multiple avenues and provides global opportunities to the youth, hence encouraging them to be the future global leaders and take our nation to new heights. स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों में शुरू से ही नवाचार, उद्यमिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत विभिन्न स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। 26 अप्रैल 2022 तक देश में अटल टिंकरिंग लैब की संख्या 9,500 से अधिक हो गई है। इसकी सफलता को देखते हुए अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर और 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की। स्टार्टअप इंडिया पहल ने पूरे देश में उद्यमशीलता की भावना को जगाया है और इसमें काफी प्रगति देखने को मिली है। देश में अभी 68,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। इससे अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। केंद्र सरकार ने हर वर्ष
16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। ये स्टार्टअप इंडिया की सफलता ही है कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर गई है। एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूनिकॉर्न का कुल मूल्य 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग है। ये ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। सरकार का पूरा फोकस खेल और खिलाड़ियों पर भी है। खेल के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की गईं ताकि युवा पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी अपना परचम लहरा सकें। खेल हमारे देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्य से 26 अप्रैल 2016 को खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया योजना से कई खिलाड़ी उभरे हैं और वे वैश्विक खेल स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले वर्ष हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओलंपिक में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत के साथ साथ सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं को दिया है। ये सिर्फ एथलीट्स की परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीज अगर होती है, लोग भी देखते हैं, सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट और ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो बिल्कुल ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे और जितने भी अभी कर रहे हैं उनको भी और मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले टाइम में अपना स्पोर्ट्स और ऊपर उठेगा। भारतीय टीम ने बैडमिंटन का विश्व कप माने जाने वाले थॉमस कप पहली बार जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने टीम से मिलकर उन्हें बधाई दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में वृद्धि की है। इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देश में 2008 से 2014 के बीच केवल 38 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर थे। वहीं 2014 से 2020 के बीच इनकी संख्या बढ़कर 360 हो गई है। पुणे विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। पूरा खेलों का बजट अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो 2013-14 में 1,219 करोड़ था, जो बढ़कर अब 3,062 करोड़ रुपया हुआ है। ये भी लगभग 3 गुना ज्यादा कर दिया गया है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि देश भर में खेलो इंडिया के कम से कम 1,000 सेंटर्स हम बनाकर दें ताकि वहां पर आकर लोग खेल सके, विद्यार्थी खेल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का जो स्वप्न देखा है उसे पूरा करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को केंद्र में रखकर नीतियां तैयार की जा रही हैं ताकि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्षों का जश्न मनाए तो उस वक्त भारत हर क्षेत्र में अग्रणी हो और विश्व का मार्गदर्शन कर सके। अभी आप सुन रहे थे 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण श्रृंखला का भाग 6 युवा केंद्रित विकास। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार, अभिनय श्रीवास्तव और आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।